तो आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18। देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या दिया हुआ है कि विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है। सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं। प्रश्न में क्या कहा है कि एक स्कूल है। अब उस स्कूल में क्या है कि एक कंपटीशन रखा गया है जहाँ पर कुछ इनाम भी रखे गए हैं। सीधी सी बात है, जब कंपटीशन है तो कुछ इनाम भी होगा। तो देखो इनाम कैसे होता है, इनाम सामान्यतः फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर कुल कितने इनाम हैं, कुल 7 इनाम हैं। कितने हैं, 7। तो देखो जैसे ये मान लो ये हो गया मेरा पहला इनाम, ये पहला पुरस्कार, ये हो गया द्वितीय पुरस्कार, ये हो गया तृतीय पुरस्कार, ये चौथा पुरस्कार, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां। इस तरीके से कुल 7 पुरस्कार हैं। ठीक, अब आगे क्या कहा है कि जितने भी पुरस्कार हैं ये सारे के सारे पुरस्कार हैं। तो देखो हर एक पुरस्कार की कुछ राशि है। जैसे पहला पुरस्कार मान लो कुछ रुपए का होगा, फिर दूसरा पुरस्कार इतने रुपए का होगा, तीसरा पुरस्कार इतने रुपए का होगा। इस तरीके से राशि रखा ना, अलग अलग राशि के अलग अलग पुरस्कार हैं। लेकिन उन सब को मिलाकर जब हम उन सभी को जोड़ देंगे तो उन सब को मिला के कुल 700 रुपए का इनाम है। ठीक, कुल मिला के कितने रुपए का इनाम है, 700 रुपए का। ये समझ आया। अब अगला क्या कहा, अगली बात ये कहा है कि इन हर पुरस्कार के बीच में 10-10 का अंतर है। कैसे, क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न में ये बोला है कि हर एक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपए कम है। मतलब ये वाला जो पुरस्कार है ये अपने पहले वाले से ये जितने का भी होगा उससे 10 रुपए कम है। फिर ये वाला पुरस्कार अपने पहले वाले से 10 कम है ना, यानी 10-10 रुपए क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना। फिर ये 10 रुपए और कम हो गया, फिर अगले पुरस्कार में 10 रुपए और कम हो गया। इस तरीके से हर पुरस्कार में 10-10 रुपए कम होते जा रहा है। अब यहाँ पे देखो इससे हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये एक समांतर श्रेणी है। कैसा पता चला, देखो मैंने क्या किया, ये 7 पुरस्कार को मैंने एक श्रेणी में रख दिया है। अब हम इस श्रेणी में देख सकते हैं कि 10-10 रुपए कम होते जा रहा है, यानी हर 2 क्रमागत पदों के बीच में 10-10 का अंतर है, 10-10 रुपए कम होते जा रहा है। यानी कि हर 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, अंतर समान है। यानी कौन सी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। तो ये हमें सबसे पहले उसे बताना है प्रश्न में कि ये एक समांतर श्रेणी क्यों है। तो हम इस तरीके से बताएंगे। अब इस समांतर श्रेणी में हम देख सकते हैं कि डी का मान हमें दे दिया है। ये जो -10 दिया हुआ है ये क्या है, ये डी का मान है। अब अगला चीज हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो ये 700। अब ये 700 क्या है, ये 700 इन 7 पुरस्कारों का कुल योग है, यानी कि इन 7 पदों का योगफल है 700। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनका योगफल है 700। तीसरा चीज हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन यानी कि पदों की संख्या। कुल यहाँ पे कितने पुरस्कार है, 7 पुरस्कार, यानी कुल 7 पद है। तो एन का मान यहाँ पे कितना हो गया, 7। तो ये 3 चीज हमें दे दिया है प्रश्न में। अब हमें क्या निकालना है, हमें कहा है कि हर एक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हर एक पुरस्कार की राशि मतलब हर एक पद का मान ज्ञात करना है हमें। यानी हम पहला पद, दूसरा पद, तृतीय पद, पूरा 7 पद का मान निकालना है। तो चलो अब बनाना शुरू करते हैं। कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न तो हमने समझ लिया, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम ऐसा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसे बताएंगे कि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 10 रुपए कम है ना, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगी। हैंड राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। क्या कहा लिखा हूं मैं यहाँ पे कि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपए कम है, इसलिए यह श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। जैसा कि मैंने पहले समझाया उसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमने इसे ये बता दिया कि समांतर श्रेणी क्यों है। तो अब हम अपना श्रेणी यहाँ पे हम बता दिए कि श्रेणी है। अब वहां पे हम लिखेंगे कि श्रेणी में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया गया है सर्वांतर
यानी कि डी का मान, तो सर्वांतर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है -10। अब दूसरा पदों का योगफल, पदों का योगफल यानी कि S7। अच्छा S7 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पूरे 7 पदों का योग है, तो 7 पदों का योग कितना है, 700 है। तीसरा यहाँ पे हमें n का मान दिया है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है, 7 है। ये 3 चीज हमें दिया गया है, हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना था, यहाँ पे हर एक पद का मान निकालना है। तो हर एक पद का मान कैसे निकलेगा, तो देखो सबसे पहले तो हमें a का मान निकालना पड़ेगा, पहला पद है ना, प्रथम पद हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमें प्रथम पद मिल जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, अगला पद निकालने के लिए, देखो अगला पद क्या है, पहले वाले से 10 कम है, तो हम a का मान जो भी आएगा उसमें 10 कम कर देंगे तो हमें ये वाला मान मिल जाएगा। फिर हम इसमें 10 फिर से कम कर देंगे तो फिर हमें अगला वाला मिल जाएगा, उसमें 10 फिर कम कर देंगे फिर अगला वाला मिल जाएगा, क्योंकि 10-10 रुपये कम होते जा रहा है। तो अगर हमें a का मान मिल गया तो बाकी सारा मान मिल जाएगा। तो हमें यहाँ का क्या करना है, a का मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें यहाँ पे पदों का योगफल दिया हुआ है, ये पदों का योगफल। अब पदों का योगफल का कुछ फॉर्मूला होता है, हमें पता है क्या होता है, हम जानते हैं कि पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ये होता है। एक और फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे कि सर एक और फॉर्मूला तो होता है यहाँ पे ये वाला, लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद चाहिए रहता है, तो यहाँ हमारे पास अंतिम पद है क्या, नहीं है। इस वाले में देखो हमें n का मान और d का मान, यहाँ पे d का मान दिया है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो देखो हम मान को रख देते हैं जो जो हमें दिया गया है। हमें Sn का मान दिया है ना, 700 लिख दो। फिर n/2, n का मान कितना है, 7 है, लिख दो। फिर 2 × a, 2a, तो 2a का 2a ही रहेगा, क्योंकि हमें a का मान तो नहीं पता, तो ये 2a रहेगा। प्लस n-1, n का मान है 7, तो 7-1 इंटू d का मान कितना है, -10। सबका मान हमने रख दिया। अब इसे सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। कैसे को सॉल्व करेंगे, देखो 7 में से 1 गया कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो मैं यहाँ 7 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7 - 1 यानी कि 6। और देखो 6 का गुणा होगा -10 से, तो 6 दाम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 2a + 6 दाम ये -60, -10 से का गुणा 6 से होगा तो -60। अब देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो ये जो 2 है, अच्छा मैंने गलती से यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखो जो 2 है वो बटे में है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, पक्षांतर कर लेता हूँ। 2 को जब पक्षांतर करूंगा तो ये भाग में है, तो भाग पक्षांतर के कहाँ चला जाता है, गुणे में, तो ये हो जाएगा 700 × 2। अब देखो 700 × 2 यानी कि 1400, तो मैं इसे सीधे 1400 लिख लेता हूँ। ठीक, 700 का गुणा 2 से होगा तो 1400, तो बचा क्या यहाँ पे, 7 बचेगा, और 2a - 60, ये 60 ये बचेगा। ये समझ में आया। अब इसका गुणा हो जाएगा, तो 7 का गुणा कर दो, 7 दूने 14, ये हो गया 14a - 7 छक्के 42, ये हो गया 420। और इधर बचा 1400, ये हो गया। हमें a का मान चाहिए, तो a के अलावा बाकी जो भी है सबको मैं पक्षांतर कर दूंगा, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखो सबसे पहले इसे पक्षांतर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -420, पक्षांतर हो जाएगा +420। इस तरफ क्या बचेगा, 14a। अब 1400 + 420 ये हो गया 1820। 14 को कर दो पक्षांतर, तो ये हो जाएगा, गुणा है पक्षांतरों के बटे में चला जाएगा। अब इसे कटा दो, देखो 2 × 7 = 14, 2 × 18, फिर 2 × 2, और ये आ गया। और कट रहा है क्या, 7 से कटा दो, 7 × 7, 2 बचा, 7 × 21, और ये 0। तो देखो a का मान आ गया कितना, 130।
अगर आपको कटाने में परेशानी जा रही है तो आप सीधा 1820 को 14 से भाग कर दो तो भी आ जाएगा। तो देखो ए का मान आ गया। अब ए का मान मिल गया तो मैंने बताया था जब हमें ए का मान मिल जाएगा तो हम बाकी के मान निकाल लेंगे। कैसे? 10-10 रुपए कम करते जाएंगे। तो ए का मान आ गया 130। अब अगला मान, अगला वाला जो पद है वो क्या है? पहले वाले से 10 कम है, यानी कि 10 कम कर दो 130 में, कितना आएगा? 120। फिर 10 कम कर दो, कितना आएगा? 110। फिर 10 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 100। फिर 10 कम करो 90, 10 कम करो 80, 10 कम करो 70। तो देखो हमने सातों पदों के मान निकाल लिए, यानी सातों के सातों जो इनाम है वो कुछ इस तरीके से है। पहला प्रथम पुरस्कार है 130 रुपए मिलेगा, जो द्वितीय स्थान में आएगा उसे 120 मिलेगा, जो तृतीय में आएगा उसे 110 मिलेगा, और इस तरीके से सातों पुरस्कार का मान निकाल लिया हमने। अच्छा, इसे लिखेंगे कैसे? तो यहां मैं बताता हूं। यहां पे हमें इसे लिख के दिखाना पड़ेगा सातों के सातों मान। यहां पे हम लिख लेंगे ए का मान तो आ गया, तो ए यानी कि हमारा प्रथम पद, ए का मान आ गया 130। तो अब अगला पद क्या है? अगला पद मैं मान लो कि A2 मान लेता हूं, ठीक। तो A2 कितना हो जाएगा? A1 माइनस 10 है ना, पहले वाले से क्या है? 10 रुपए कम है। तो मैं क्या करता हूं, ये पहले वाला 130, इसमें से 10 रुपए कम कर दो, कितना आ गया? 120 आ गया। अब A3 अगला मान, पहले वाले पद से 10 रुपए कम, 110 आ गया। फिर A4 पहले वाले से 10 रुपए कम, देखो सारे पद हम इस तरीके से लिख लेंगे। फिर 10 रुपए कम करते जाओ, सारा मान आ जाएगा। पहले वाले में 10 रुपए कम, फिर ये पहले वाले में 10 रुपए कम। देखो सातों के सातों पद हमने यहाँ पे निकाल लिए। ये 130 इस तरफ लिख लेता हूँ। तो देखो सातों के सातों पद हमने निकाल लिए, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमें बनाना है। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19वां। क्या कहा है प्रश्न नंबर 19वें में कि 200 लट्ठों को इस तरह जमाया गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसे ऊपर की पंक्ति में 19 लट्ठे, उसे ऊपर की पंक्ति में 18 लट्ठे इस तरीके से रखे गए हैं। यह क्रम सभी लट्ठों के रखे जाने तक चला। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो देखो सबसे पहले तो हम प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में कि कुल मिलाकर हमारे पास 200 हमें लाठियां दी हुई हैं। लठ दिया गया है ना, लठ यानी कि लाठियां, लकड़ियों का लाठी। तो अब उन्हें जमाया गया है। किस तरीके से जमाया गया है? उन्हें पंक्तियों में जमाया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? एक पंक्ति में जमाया गया, वहां पे 20 लाठियां रखी गई। फिर उसके ऊपर में दूसरी पंक्ति बनाई गई, वहां पे एक लाठी कम कर दी गया, 19 लाठी। फिर उसके ऊपर में 18 लाठी, फिर उसके ऊपर में 17। इस तरीके से करते करते लाठियों को जमा लिया गया। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लाठियों की पंक्ति में जो रखे गए हैं लाठियां, उन्हें हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि देखो हम इस तरीके से लिखेंगे कि पहली पंक्ति में 20 लाठियां हैं, यानी 20 लठ रखे गए। दूसरी पंक्ति में 19 लठ रखे गए। तीसरी पंक्ति में 18। इस तरीके से करते करते अंत तक गया है, ठीक। अंत तक इस तरीके से जमाया गया। अब कुल मिला के यहाँ पे कितनी लाठियां हैं? 200। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो हर एक पंक्ति में जो लाठियां रखी गई है, उन सभी को जब हम जोड़ देंगे लाठियों की संख्याओं को, तो कुल मिला के कितनी लाठियां हैं? वहां पे 200 लाठियां हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एक समांतर श्रेणी है, सबसे पहले तो ये समझो कि ये एक समांतर श्रेणी है। दिख रहा है समांतर श्रेणी? देखो कैसे पता चला समांतर श्रेणी है। हमने क्या किया कि जो पंक्तियों में जो लाठियों की पंक्तियां हैं उन्हें हमने एक श्रेणी के रूप में रख दिया है। देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति इस तरीके से एक श्रेणी में रख दिया। अब हम देख सकते हैं कि श्रेणी में जो हर पंक्ति में क्या होते जा रहा है, एक एक लाठियां कम होती जा रही है। देखो यहाँ पे एक लाठी कम हो गया, फिर उसके बाद अगली पंक्ति में एक लाठी और कम हो गया, उसकी अगली पंक्ति में फिर एक लाठी और कम हो गया, यहाँ पे 17 आएगा चौथे पद में। तो इस तरीके से एक एक लाठी कम होते जा रहा है, यानी कि हर दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? -1 है। एक एक कम होते जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें सर्वांतर दिया गया है। देखो सर्वांतर यहाँ पे कितना है? -1 है। तो देखो यहाँ पे हमने पता लगाया कि ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है ना। तो समांतर श्रेणी में यहाँ पे हमें सर्वांतर भी दे दिया गया है। दूसरा हमें क्या दिया गया है?
ये जो 200 है, ये 200 क्या है, इन सभी पदों का, ये सारे के सारे पद हो गए लाठियों की संख्या, तो इन सभी लाठियों की संख्याओं का योगफल है, यानी कि सभी पदों का योगफल है। तो हमें पता है ये पदों के योगफल को ऐसे से दर्शाते हैं, तो ये हो गया समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल दे दिया हमें 200। तो ये दो चीज हमें यहाँ पे दे दिया गया है। अब हमें करना क्या है इस प्रश्न में, तो हमें इस प्रश्न में दो चीजें करनी है। पहला क्या कहा कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी कि हमें टोटल पंक्तियों की संख्या निकालनी है। तो देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इस तरीके से करते करते कुल मिला के कितनी पंक्ति है, तो हम मान लेते हैं कि कुल मिला के यहाँ पे n पंक्ति है, तो हमें n का मान निकालना है। दूसरा हमें क्या कहा कि जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे रखे गए हैं, ये अंतिम पंक्ति है, यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति है ना, ये सबसे नीचे है, उसमें 20 है, उसके बाद फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, इस तरीके से करके ये सबसे ऊपर वाला पंक्ति है, लास्ट पंक्ति। तो इसमें कितने लट्ठे रखे गए हैं, यानी कि ये nवां पद भी हमें निकालना है। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो n का मान निकालना है, दूसरा हमें वो nवां पद निकालना है। तो ये दो चीज हमें निकालना है। प्रश्न समझ में आ गया? ठीक, ये सब अब हम आगे इसे बनाना चालू करते हैं। अब देखते हैं इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो देखो अब कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसे बताएंगे कि ये जो आपने प्रश्न दिया गया है यहाँ पे एक समांतर श्रेणी है, तो उसे पहले बताओ, तो चेकर पे इससे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। चेकर देखेगा हाँ भाई इसने हर एक चीज को डिटेल किया है, तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लट्ठों की पंक्ति को क्रम में लिखने पर, हम उसे एक क्रम में लिख देते हैं। देखो हमने उसे क्रम में जमा के लिख दिया है, तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें, 20, 19, 18 इस तरीके से लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे आगे हम इसे बोलेंगे कि इस श्रेणी में प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, यहाँ पे समान है ना, कितना है ये भी बता दो, -1 है, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगा। तो यहाँ पे हमने इसे पूरा उसे एक लॉजिक के साथ बता दिया कि एक समांतर श्रेणी है और क्यों है, वो भी हमने यहाँ पे इसे बता दिया। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे हमने ये तो बता दिया कि समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में यहाँ पे हमें क्या क्या डेटा दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया। सबसे पहले तो हमें प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि a का मान कितना है 20, द्वितीय पद भी दिया है, कितना है 19। द्वितीय पद को हम क्या करते हैं 20 से प्रदर्शित कर लेते हैं, ये हो गया। तीसरा हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे पदों का योगफल भी दिया हुआ है, तो ऐसे से प्रदर्शित कर लेंगे, ये 200 सभी पदों का योगफल। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें d का मान निकालना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे सर्वांतर निकाल लेंगे, सर्वांतर यानी कि d का मान कितना हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी कि 19 माइनस 20, तो कितना आ गया -1 आ गया। देखो सर्वांतर निकल गया, -1 अभी हमने निकाला भी था। अब क्या करेंगे, तो आगे देखो यहाँ पे हमें दिया गया है n पदों का योगफल। तो देखो हमें पता है कि जो n पदों का योगफल होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि n/2 2a + n-1 × d, यही फॉर्मूला होता है n पदों के योगफल का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो हमारे पास योगफल हमें दे दिया गया है, हमें a का मान भी दे दिया है और हमने d का मान भी निकाल लिया, तो हमारे पास सभी मान है सिर्फ n को छोड़ के। तो हम बाकी संख्याओं को पक्षांतर करके n का मान यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, हम पहले भी बहुत बार निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हमें n का मान मिल जाएगा और हमें n का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n का मान निकाल लेंगे यहीं से। तो अब हमें इस फॉर्मूले में मान रख के क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो करते हैं, मैं क्या करता हूँ इन सबको पहले मिटा लेता हूँ, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं मिटा लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस मिले, फिर मैं आगे बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि n पदों का योगफल होता है n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो चलो सबका मान रख दो, पदों का योगफल हो गया 200, n का मान तो नहीं दिया है। फिर 2 इंटू a का मान कितना है यहाँ पे 20, प्लस n का मान नहीं दिया है तो n माइनस 1 इंटू d का मान हमने कितना निकाला -1। ये हो गया। आप सबको सॉल्व कर दो। देखो 2 का गुणा 20 से कर दो, 2 20 ये हो जाएगा 40, प्लस n माइनस 1 का गुणा देखो यहाँ पे -1 के साथ हो रहा है तो इस तरीके से गुणा हो जाएगा। तो n का गुणा -1 से होगा तो कितना हो जाएगा -n हो जाएगा। अच्छा अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसे -n लिख लेता हूं। अब -1 का गुणा -1 से भी होता है तो 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस। ये माइनस और प्लस का खेल तो आप लोगों ने पहले ही सीख लिया है। तो आगे अब क्या करेंगे, तो आगे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 41 प्लस 1, 41 कह रहा हूं, 40 प्लस 1 कितना होता है 41। तो ये हो गया 41 माइनस और ये n बच गया, ठीक। 40 और 1 को जोड़ दिया 41 आया। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 को पक्षांतर कर लेता हूँ। 2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 2 जो है वो बटे में है, भाग में है, तो पक्षांतरों के गुणे में चला जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 गुणे में 2 हो जाएगा। ये देखो पक्षांतर करेंगे तो 2 गुणे में चला जाएगा तो 200 गुणे 2 हो जाएगा। तो गुणा कर दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो मैं इसे यहां गुणा करके लिख लेता हूं 400। उस तरफ क्या बचेगा, उस तरफ बचेगा n 41 माइनस n, ये बचेगा। अब क्या करना है, इस n का गुणा हो जाएगा अंदर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41n माइनस n की घात 2। यहां तक आ गए। अब देखो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते होगे एक चीज, यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण मिल रहा है ना। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। तो कर लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n की घात 2। देखो माइनस n की घात 2 है ना, पक्षांतरों के प्लस n की घात 2 हो जाएगा। फिर ये 41n भी प्लस में है तो ये पक्षांतरों के -41n हो जाएगा। और 400 तो यहाँ पहले से है, तो बराबर में कितना बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सब यहाँ आ गया, इसलिए यहाँ पे 0 बचा। तो देखो यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब क्या करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेना है, सिंपल। तो हमें n का मान मिल जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो जो आपका मन करे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा गुणनखंड विधि से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसे मैं लिखूंगा, देखो 16 का गुणा अगर मैं 25 से करता हूँ, देखो 41 को मैं 16 प्लस 25 लिख सकता हूँ, और 16 का गुणा अगर मैं 25 से करूँ तो 400 भी आता है। तो इस तरीके से मैंने मध्य पद को तोड़ दिया। तो ये आप प्रैक्टिस करते करते आप लोग के दिमाग में आने लगता है कि किस तरीके से तोड़ना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपके दिमाग में भी इस तरीके से आने लगेगा तुरंत, वरना शुरू में तो आपको थोड़ा समय लगेगा बनाने में। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग को गुणनखंड विधि से थोड़ा अगर परेशानी हो रहा है, अगर आपको तोड़ते नहीं बन रहा मध्य पद को, तो आप इसे क्या करो कि सूत्र विधि से सॉल्व कर दो, तो वो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सूत्र विधि से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी देखो कि गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करना है। तो आगे तो आप लोग को सॉल्व करना आता ही है, क्या किया जाता है पता है, बहुत बार हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 16 n माइनस 25, तो यहाँ से n का मान आ रहा है 16 और 25। देखो चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बस फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो मैं इसे अभी मिटाने वाला हूं। तो यहाँ पे देखो n बराबर 16 आ जाएगा और दूसरा n बराबर 25 आ जाएगा। तो देखो ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे n का मान 16 भी आया और 25 भी आया, तो हम n का मान 16 ले या 25 ले, क्योंकि देखो जो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे पदों की संख्या है ना, पंक्तियों की संख्या। तो n का मान तो यहाँ पे 16 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, n का मान 25 भी हो सकता है, तो दोनों है। अमान्य तो नहीं हो रहा कोई भी, अगर माइनस में होता तो अमान्य हो जाता। तो अब क्या करें,
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ मान लेते हैं दोनों के दोनों हमारे आंसर है, तो n का मान हम 25 भी ले लेते हैं, 16 भी ले लेते हैं। तो अब आगे का देखते हैं, बाकी ये अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। अभी आगे का देखो, तो आगे अब हमें क्या करना था, n का मान मिल गया तो उसके बाद हमें nवां पद भी निकालना था, तो nवां पद निकाल लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ n बराबर 16 ले लेता हूँ, तो nवां पद निकालूंगा मैं n का मान 16 लेकर। तो nवां पद का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। ये ब्रैकेट नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n बराबर पहले 16 ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर 16 लेने पर, तो ये हो जाएगा a का मान कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि a प्लस n का मान कितना है 16, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d का मान है -1, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो 16 में 1 गया कितना बचेगा 15, और 15 का गुणा -1 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15, 20 से 15 गया कितना बचा 5 बचा। तो देखो 16वां पद हमें मिल गया, nवां पद कितना है 5। तो जब n का मान मैंने यहाँ पे 16 लिया तो मुझे nवां पद कितना मिला 5 मिला, ये हुआ। अब दूसरी बार हम n बराबर 25 लेके सॉल्व करते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाला हूँ। तो दूसरा अब हम n बराबर 25 लेकर देखते हैं, तो n बराबर 25 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 25वां पद बराबर a प्लस n का मान 25 है, तो n माइनस 1 इंटू में d का मान रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करो, अगेन देखो 25 में से क्या कितना बचा 24, 24 का गुणा -1 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24, तो 20 माइनस 24 यानी कि -4। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने n का मान 25 लिया, यहाँ n का मान मैंने जब 25 लिया तो मुझे nवां पद कितना मिला -4 मिला। अब ध्यान दो यहाँ पे जो nवां पद है, जो nवां पद है वो असल में क्या है, वो लाठियों की संख्या है, लट्ठों की संख्या है। अच्छा अब देखो जब मैं n बराबर 16 लेके सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे लट्ठों की संख्या मिल रही है 5, और जब n बराबर 25 लेके सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे लट्ठों की संख्या मिल रही है -4। अब आप सोच के बताओ, क्या लट्ठों की संख्या माइनस में हो सकता है कभी? किसी भी चीज की संख्या माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी चीज का संख्या 0 तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो कितना कम होगा 0 तक जाएगा, माइनस में तो नहीं हो सकता है ना। कोई चीज या तो है या तो नहीं है, अगर है तो वो कुछ 1 से शुरू होगा, और अगर नहीं है तो मतलब वो 0 हो गया, उससे कम तो नहीं होगा माइनस में कोई समान। तो ये तो एक समान है, लट्ठों की संख्या माइनस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पे हम बताएंगे आपकी इसे कि लट्ठों की संख्या -4 जो कि असंभव है, यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि असंभव है, अतः n बराबर 25 अमान्य है। ठीक, तो इसे हमने बता दिया, तो n बराबर 25 क्या है? अमान्य है, यानी कि हमारा n का मान कितना होगा 16 होगा। तो यानी कि यहाँ पे कुल कितने पद हैं, कितनी पंक्तियां हैं, कुल मिला के 16 पंक्तियां हैं, और जो nवां पद है वो 5 है, यानी कि जो हमारा अंतिम पंक्ति था सबसे ऊपर वाला, वो अंतिम पद कितना है 16वां पद है, और उसका मान यानी कि इसमें टोटल कितने लट्ठ रखे हुए हैं 5 लट्ठ रखे हुए हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 16 तथा 5। 16 क्या है? पंक्तियों की संख्या, कुल मिला के 16 पंक्तियां हैं, और जो सबसे ऊपर वाला पंक्ति है उसमें 5 लट्ठ रखे गए हैं। ये आंसर इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ये हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, तो चलो देखते हैं क्या दिया है। दिया है एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर एक पहला आलू रखा गया है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इसका देखो चित्र भी दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसे प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? अब देखो सबसे पहले प्रश्न समझो। प्रश्न में क्या कहा कि एक आलू दौड़ प्रतियोगिता चल रही है
और आलू दौड़ प्रतियोगिता में हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक बाल्टी रखा हुआ है, इस तरीके से एक बाल्टी है, बाल्टी बना देते हैं, ऐसे ही रहता है बाल्टी। ये देखो बाल्टी बन गया। अब करना क्या है कि ये जो बाल्टी है इसमें 5 मीटर की दूरी पर, यहां से 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा हुआ है। ठीक, ये 5 मीटर की दूरी पे यहाँ एक आलू रखा हुआ है। फिर उसके बाद हर 3-3 मीटर की दूरी पे एक एक आलू रखे गए हैं। इस तरीके से बहुत सारे आलू जमाए गए हैं 3-3 मीटर की दूरी पे। कितने आलू जमाए गए हैं? टोटल 10 आलू जमाए गए हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये है पहला आलू, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस तरीके से करते करते टोटल ये 10वां आलू है। कुल कितने आलू हैं? 10 आलू है। अच्छा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझो कि ये एक समांतर श्रेणी बन रहा है ना। अच्छा चलो, यहाँ पे तो 5 मीटर है, इसको तो हटा दो। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो हर दो आलू के बीच का दूरी कितना है? 3-3 मीटर है। तो यहाँ ये क्या है? बराबर है। इन हर दो पदों के बीच का अंतर 3-3 मीटर है ना, बराबर है ना, समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है। तो अब ये समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं? 10 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 10 पद हैं। अच्छा, अब बोला क्या है प्रश्न में कि जो बालिका है वो क्या करती है, यहां से बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। तो यहां से चलती है, एक आलू उठाती है, वापस जाके बाल्टी में डाल देती है, फिर जाती है, दूसरा आलू उठाती है, फिर बाल्टी में डालती है, फिर तीसरा आलू उठाती है, फिर बाल्टी में डालती है। इस तरीके से करते करते वो 10 आलू को बाल्टी में डालती है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें ये निकालना है कि वो जब दौड़ दौड़ के जा रही है तो इस तरीके से बार बार, तो कुल मिला के उसे कितना दौड़ना पड़ा, कितनी दूरी दौड़नी पड़ी उसे पूरे 10 आलू को बाल्टी में रखने के लिए। तो कैसे करेंगे? सवाल उठता है। तो देखो, सबसे पहले मैं लॉजिक समझाता हूं कि हम इसे कैसे बनाने वाले हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं, देखना होगा क्या, सबसे पहले वो यहां से चलेगी, यहां से चलेगी, पहला आलू उठाएगी, वापस डाल देगी। तो देखो हो क्या रहा है, सबसे शुरू में वो कितना दूरी दौड़ी? पहली बार है ना, पहले आलू को देखो, पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए टोटल चली गई दूरी कितनी है? 5 मीटर जाने में लगा, 5 मीटर वापस आने में लगा। कुल मिला के कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। पहला आलू को रखने में 10 मीटर लगा। अच्छा, अब फिर यहां से चलेगी, फिर उठा के यहां रखेगी। तो अब देखो, दूसरी बार जब दूसरे आलू को लेने जा रही है तो 5 मीटर यहां चली, फिर प्लस 3 मीटर, तो 5 और 3 8 मीटर है ना। तो कितना दूरी चली? यहां पे लिखते हैं अब हम कि दूसरे आलू को बाल्टी में डालने में चली गई दूरी कितनी है? अब यहाँ पे 5 + 3, 5 + 3 इतनी दूरी चली। अच्छा, अब वो उसको वापस भी तो डालने के लिए जा रही है, यानी कि इसका दुगना चलेगी वो, तो इसे 2 से गुणा कर दो, ये हो गया है ना। दूसरे आलू को उठाने में उसे इतना दूरी दौड़ना पड़ा, यानी कि कितना हो गया? ये 5 और 3 8, 8 दूने 16। उसी प्रकार अब तीसरा आलू, तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक चली गई दूरी। अब उसके बाद ये होगा क्या, यहां तक चली ना, तो अब अगली बार फिर देखो, यहां तक तो अभी तक चली थी दूसरे आलू के लिए, अब उसे क्या करना, 3 मीटर और आगे जाना है ना। अभी जितना चली थी उससे बस 3 मीटर उसे और आगे जाना रहेगा इस बार, है ना, क्योंकि यहां से यहां तक जाएगी, इतना दूरी तय करेगी 8, 5 और 3 8, उसके बाद 3 मीटर उसे एक्स्ट्रा और चलना है। तो देखो 5 + 3 इतना तो पहले चल रही थी, और उसमें 3 मीटर और एक्स्ट्रा, तो +3 और कर दो, तो ये कितना हो गया? 3 + 3 2 3 हो गया है ना। इसे मैं 2 × 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 बार 3 को करना है। फिर वापस भी तो आना है उसे, तो यहां से यहां गई, फिर वो वापस भी जाएगी, तो यानी कि वापस जाएगी तो जितना दूरी तय की उसका दुगना दूरी लग गया, तो इसे भी 2 से गुणा करो। अब अगली बार फिर क्या होगा, अगली बार उठी उसे 3 मीटर बस और आगे चलना रहेगा, तो 3 मीटर आने का और 3 मीटर फिर वापस जाने का, यानी टोटल 6 मीटर है ना। हर बार क्या होगा, हर अब आगे अब हम जितना भी बनाते जाएंगे, देखो यहाँ पे पहले तो इसको जोड़ लेता हूँ, 2 × 6 है ना, यानी कि 3 और 3 आ रहा था ना, तो 6 पंचे 30, 30 दूने नहीं देखो 3 दूने 6, 6 और 5 11 दूने 22, तो इस तरीके से चल रही है। तो देखो 10 मीटर 16 मीटर 22 मीटर। अब हर बार जब
अगले आलू को उठाने जाएगी तो आप देखेंगे 6-6 मीटर बस दूरी बढ़ते जाएगा। अब 6-6 मीटर दूरी क्यों बढ़ते जाएगा? क्योंकि देखो हमने एक बार तो निकाल लिया इतना, अब उसके बाद हर आलू की दूरी 3-3 मीटर है, यानी कि अब हर बार उसको क्या करना रहेगा, 3-3 मीटर बस आगे जाना रहेगा। तो 3 मीटर आगे भी जाना और 3 मीटर फिर पीछे भी तो आना है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, तो हर बार अब 6-6 मीटर का दूरी बढ़ते जाएगा। इस तरीके से हो रहा है, तो हर बार अब 6-6 मीटर का दूरी बढ़ते जाएगा। आप करके देख भी सकते हो। तो देखो 10, यहाँ पे हम 10 फिर 16 फिर 22 इस तरीके से हमें मिला है। इसके बाद अगर आप आगे सॉल्व करोगे और तो 22 में 6 जोड़ दो 28 आएगा। आगे आप करके देख सकते हो इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे हमने देखेंगे हर ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पे हर दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर आप पाएंगे समान है। कितना है? 6-6 मीटर की दूरी यहाँ पे होगी हर दो पदों के बीच, है ना। हम यहाँ पे देखे भी थे, क्योंकि एक बार देखो हमने एक बार तो निकाल लिया कि 5 मीटर की दूरी, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद फिर 3-3 मीटर का ही तो दूरी बढ़ते जा रहा है ना, हर बार समान है, तो हर बार 3 मीटर का दूरी बढ़ रहा है, तो आने जाने को मिला के यानी कि हर बार 6-6 मीटर का दूरी बढ़ते जा रहा है। तो देखो इस तरीके से होता गया। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ये एक समांतर श्रेणी। और यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि क्या क्या दिया है, पहले तो वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम पद यानी a का मान कितना है 10 है, द्वितीय पद यानी 20 का मान कितना है 16 है, और d का मान यहाँ पे हम निकाल लेंगे b माइनस a करके, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 माइनस 10 यानी कि 6। तो देखो d का मान भी हमने निकाल लिया, यहाँ पे कितना आया 6 आया। देखो सब कुछ तो हमें लगभग मिल गया है ना। अब हमें करना क्या था? यहाँ पे कुछ नहीं, बस हमें n पदों का योगफल निकालना था, क्योंकि हमें यह पता करना था कि कुल मिला के उससे कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है। तो पहले उसने 10 मीटर की दूरी तय की, फिर 16 मीटर की दूरी तय की, फिर 22 मीटर की दूरी तय की। इस तरीके से करते करते कहाँ तक जाना है? उसे 10वें पद तक जाना है। ठीक, इस तरीके से करते करते 10 पदों तक, क्योंकि 10 आलू है। तो यहाँ पे 10 क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आगे दिया है में ही लिख लेते हैं। आगे n का मान कितना है? यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो अब हमें पता है n पदों का योगफल निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा n पदों का योगफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होता है। तो देखो n का मान हमें दिया है 10 बटा 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू a का मान कितना है यहाँ पे 10 है ना, n का मान भी 10 है, a का मान भी 10 है, कंफ्यूज मत होना, प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू में d का मान हमने कितना निकाला 6, ये हो गया। सॉल्व कर दो, 2 पंचे 10, ये आ गया 5, ये हो गया 2 दहम 20, प्लस देखो 10 में से गया कितना बचेगा 9, और 9 छक्के 54, ये हो गया। 20 और 54 जोड़ दो कितना हो जाएगा 74, 74 आया। गुणा कर दो, 5 के 20, 5 7 35 और 2 38 होता है। तो देखो हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 370। यानी कि जो लड़की है, जो बालिका है, जो सारे आलू को एक एक करके बाल्टी में रखती है, उसे कुल मिला के 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो कितना आसान था, है ना। देखो यहाँ कुछ नहीं करना था, बस हमें एक समांतर श्रेणी बनाना था। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ समांतर श्रेणी कैसे बनेगा इजी वे में। ये तो मैंने आप लोग को करके दिखाया था कि कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले उसे कितनी मीटर की दूरी तय करनी है? सबसे पहले उसे 5 मीटर दूरी तय करना है, तो आने जाने को हम मिला कर लेते हैं। तो 5 मीटर गई, फिर 5 मीटर वापस आई, तो 5 5 कितना हो गया 10 मीटर। फिर उसके बाद 3 मीटर ही तो बढ़ते जा रहे हैं ना, तो अब 3 मीटर आने का और 3 मीटर जाने का, तो 6 मीटर हो गया। तो 10 में 6 जोड़ दो 16 आ गया। उसके बाद फिर अगली दूरी भी 3 मीटर की है, यानी कि 6 मीटर और बढ़ गया, तो 16 में फिर से 6 जोड़ दो तो 22 हो गया। इस तरीके से इसका समांतर श्रेणी बन गया। इसलिए हमारा आंसर कितना है 370 आया। देखो कितना आसान था। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो हमारा ये प्रश्नावली 3 आज आखिर कंप्लीट हो ही गया। तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि काफ़ी लंबा था, कुल 20 प्रश्न थे इस प्रश्नावली में, और जिस तरीके से मैंने डिटेल में आप लोग को समझाया तो थोड़ा सा समय तो लगना ही था, काफ़ी सारे इसके पार्ट्स बन गए। तो
अब आप लोगों को क्या करना है, जितने भी मैं प्रश्न बताता हूँ आप लोगों को, वो सारे आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि उसे फिर से एक बार बनाकर जरूर देखा करो, ताकि इससे आप लोग की प्रैक्टिस होगी। और काफ़ी सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो, अपना पढ़ाई लिखाई करते रहो। तो मैं आप लोग की पूरी यहाँ पे हेल्प करने के लिए हूँ। जो भी आप लोगों को डाउट्स होते हैं, आपको अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी है, आपको लगता है कि नहीं हमें ये भी सीखना है, हमें ये भी सीखना है, हमें ये चीज़ नहीं पता, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग और भी कुछ चीज़ें चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे बताएं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है देखकर कि हाँ भाई किसी ने अगर लाइक करते हैं तो मुझे मतलब ये पता चलता है उससे कि हाँ आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो उसे ज़रूर लाइक करें, और नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर दो, उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है ना। लेकिन पसंद तो आएगा ही आएगा, मुझे पता है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बना जो रहे हैं। और अगर आप लोग नए आए हैं इस चैनल पे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इस तरीके के वीडियोस और आगे देखना तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबाएं, और फिर उसके बगल में घंटी का आइकन होगा, उसे भी आप क्लिक कर दीजिए। ताकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ बीटेक अकेडमी ने एक नया वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग को उसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो ठीक है, फिर अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।